Hello viewers, I am Deepthi. Today Council has released specimen paper for ICSE as well as ISC for the year 2025 for a few selected subjects. The important part about this year is each specimen paper has been supplemented with an answer key also. जैसे last year मैं आपको answer key बना के provide करती थी, इस बार council ने answer key आपको itself provide की है ताकि किसी student को किसी तरह का कोई confusion ना रह पाए. Today I am going to cover specimen paper for HCG paper 1, it means history civics. So first of all, there is no change in the pattern of paper. As you know about the pattern, like two previous years, 16 MCQ are there and 2 markers, 7 questions are there. So total, this is part 1 which is compulsory and total of 5 questions are to be attempted from part 2. 2 out of 3 questions from section A means civics portion and 3 out of 5 questions from section B means history portion. तो जो आप पैटर्न देखते आए हैं वही आपका पैटर्न है इस बार का और मार्क्स आपको एग्जाम जैसे ब्रैकेट्स में दिए जाते हैं वैसे ही दिए गए हैं. So first of all, compulsory part 1, question number 1 is MCQs. One part is on May 19, 2023 the President of India exercised legislative power और पूरा आप जब रीड करेंगे तो लास्ट में क्या है द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली ऑर्डिनेंस 2023. इट मीन्स जो प्रेसिडेंट प्रोमलगेट करता है ऑर्डिनेंस ये उससे रिलेटेड पावर है. अब क्वेश्चन क्या है, what information about an ordinance can be obtained from the above passage and the ordinance must be approved within 6 weeks. ये हमारा फर्स्ट चॉइस है इसके अंदर. सेकंड इज ओनली द कैबिनेट कैन प्रिपेयर एन ऑर्डिनेंस. थर्ड इज इशूड, इट इज इशूड व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट फंक्शनिंग और ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन फंक्शन ये हमारे इसमें ही आता है. इशू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस के अंदर ही एक पॉइंट है आपका. एंड ऑर्डिनेंस कैन बी प्रोमलगेटेड at a time when both houses of parliament are not in session. तो हमारा C ऑप्शन इसमें करेक्ट जा रहा है. And D is if the parliament does not approve it within 6 weeks, it becomes inoperative. ये सब आपको पॉइंट्स पता है, पॉइंट्स गलत नहीं है पर इसके अकॉर्डिंगली सही C ऑप्शन है. Second is given below are details of few Indian citizens. Person W, age 34 years, description is a professor in the government college. ये क्राइटेरिया हो सकता था बट एज यहाँ पर 34 इयर्स गिवन है जबकि आपको पता है प्रेसिडेंट के लिए मिनिमम एज 35 इयर्स है. फॉर एक्स पर्सन 35 इयर्स हैज टेकन अप द सिटीजनशिप ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. अब यहाँ पर एक्स पर्सन की एज के अकॉर्डिंगली वो क्वालिफाई कर रहे हैं बट ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया तो ये वाला क्वालिफिकेशन नहीं हो पा रहा है. वाई इज 27 ईयर्स और वो 27 हो ही नहीं सकता है. नेक्स्ट जेड इज 36 ईयर इज अ साइंटिस्ट. तो 36 ईयर्स इज करेक्ट एज बिकॉज इट इज अबव 35 एंड इज अ साइंटिस्ट. तो जेड हमारा करेक्ट ऑप्शन बन रहा है. दिस इज ऑप्शन नंबर डी. सिलेक्ट द पर्सन हु फुलफिल्स द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. दिस इज ऑप्शन नंबर डी. इट मीन्स जेड ऑप्शन इज correct. Third part is who made the amendment which resulted in the below headline. ये amendment किसने की होगी? The Times of India में ये आया कश्मीर is now union's territory. मीन्स कश्मीर को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया गया है. तो ये पावर किसके अंडर आती है? सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर. आपने पार्लियामेंट की अदर पावर्स में ये पावर पड़ी हुई है. Parliament may alter the name or boundary of the state if needed. It can also form a new state by merging the territories of an existing state or by separating a part of a territory from a state. या फिर यूनियन टेरिटरी भी डिक्लेयर किया जा सकता है. तो ये पार्लियामेंट की पावर है. दिस इज ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट इज रेजिडेंट्स ऑफ जोधपुर एक्स एंड वाई गॉट मैरिड इन द ईयर 2014 और बाद में आप इसको पूरा रीड करेंगे तो लोक अदालत फैमिली कोर्ट की वजह से बाद में उनका एग्रीड हो जाता है तो लिव टुगेदर एंड विदड्रॉ देयर डाइवोर्स पिटिशन. तो ये केस स्टडी ली गई है लोक अदालत डिस्ट्रिक्ट जोधपुर से. विच एडवांटेज ऑफ लोक अदालत इज हाईलाइटेड इन द अबव केस. तो लोक अदालत के लिए सेव मनी, स्पीडी जस्टिस, वर्क्स ऑन द स्पिरिट ऑफ कॉम्प्रोमाइज, रिड्यूसेस द बर्डन ऑन हाई कोर्ट. तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज करेक्ट. वर्क्स ऑन द स्पिरिट ऑफ कॉम्प्रोमाइज मीन्स वो दोनों पार्टीज में कॉम्प्रोमाइज करवाने की पूरी कोशिश करते हैं. दिस इज एप्लीकेशन बेस्ड आपके पास दिए गए हैं. कुछ एमसीक्यू एप्लीकेशन बेस्ड है, कुछ रिकॉल हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे. नेक्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट जज एज टू डैश केसेस. कौन से केसेस देखते हैं डिस्ट्रिक्ट जज जो है? एडवाइजरी, सिविल, कॉन्स्टिट्यूशनल, एपिलेट. और इसका कंपैरिजन है सेशन जज. सेशन जज क्रिमिनल केसेस देखते हैं तो डिस्ट्रिक्ट जज कौन से केसेस देखते हैं? दिस इज ऑप्शन नंबर बी, सिविल केसेस. तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. ये तो आप रिकॉल करेंगे तो आपको वैसे ही याद आ ही जाएगा. नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ राज्यसभा. Peace can introduce a new all India service, can impeach the president,
कैन नेवर बी डिसॉल्व्ड एज ए होल, कैन इंट्रोड्यूस अ मनी बिल। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पी एंड क्यू, आर एंड एस, पी एंड आर। पी क्या है? कैन इंट्रोड्यूस ए न्यू ऑल इंडिया सर्विस, ये तो करेक्ट है। और नेक्स्ट इज आपके पास इसमें कैन नेवर बी डिसॉल्व्ड एज ए होल। वी ऑल नो राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस, तो पी एंड आर, इट मींस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट इन दिस केस. Next is read the two statements given below about the civil disobedience movement and select the option that shows the correct relationship between A and R. Assertion is the civil disobedience movement was renewed by Gandhi ji. Launch नहीं बोला गया, renewed मतलब दोबारा चलाया गया था. And reason is the second round table conference as a failure. तो options हैं R contradicts A, नहीं हो सकता. आर इज द रीजन फॉर ए. अब आर क्या है? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. आप सबको पता है गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, उसमें गांधी जी सोल रिप्रेजेंटेटिव गए थे लेकिन डिसअपॉइंटेड वापस आए थे और वापस आने के बाद उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रीलॉन्च कर दिया था क्योंकि वो सेटिस्फाइड नहीं हुए थे. तो इट मींस आर इज द रीजन फॉर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हियर. ट्रू फॉल्स तो नहीं है, फॉल्स तो है ही नहीं, ट्रू तो दोनों ही है, तो बाकी ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं. The government of country X has introduced a law similar to ILBIT bill introduced in 1883. Who will be impacted by this bill? इस बिल का इम्पैक्ट किस पर आएगा? अगर इल्बिट बिल की बात करेंगे तो फार्मर्स के लिए था, आर्टिजन्स के लिए था, सोल्जर्स के लिए था या जजेस के लिए था? आप सबको पता है इल्बिट बिल पास किया गया था 1883 में और इस किसके लिए था? ये सॉट टू एबॉलिश जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन बेस्ड ऑन रेस डिस्टिंक्शंस. तो इफेक्ट किस पे आएगा? जजेस के ऊपर आएगा. तो यहाँ पर हम जजेस का पॉइंट देंगे क्योंकि इम्पैक्ट किस पे आ रहा है? जजेस के ऊपर आ रहा है कि अगर हम दूसरी रेस के हैं तो हम यूरोपियन उनको नहीं दे सकते हैं, सजा नहीं दे सकते हैं. तो ये आपका अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन था. नेक्स्ट इज द एरिया इन विच आनंद स्टेज हैज नो वाटर सप्लाई फॉर 3 days. तो इसमें से बीइंग ए फॉलोअर ऑफ द बिलीव्स एंड मेथड्स ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट, which of the following methods is Anand not likely to approve? तो अगर अर्ली नेशनलिस्ट की बात करेंगे तो पीसफुल प्रोसेशन बाय द रेजिडेंट, पीसफुली वो काम करते थे, करेक्ट होगा. हमें नॉट देखना है इसमें. नेक्स्ट इज फॉलो द मेथड ऑफ बायकॉट. तो बायकॉट आ सकता है इसके अंदर. बायकॉट वाला मेथड नॉट के लिए करेक्ट है. इट मींस हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है. अदर्स आर राइट ए पिटीशन टू द गवर्नमेंट, वो करेंगे. राइट एन आर्टिकल इन द न्यूज़पेपर हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम, ये भी करेंगे. तो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है. Next is which of the given policies is not aligned with the ideologies of the leaders seen in the picture. तो लीडर के तौर पे आपको हिटलर दिखाया गया है, उसकी आइडियोलॉजी से कौन सा नहीं मैच करता? प्रायोरिटाइजिंग मिलिट्री एक्सपेंशन, ही तो वो चाहते ही थे. प्रमोटिंग रेसिस्ट पॉलिसीज, करते ही थे ज्यूज के साथ या और कम्युनिटीज के साथ गलत. होस्टिंग एन एंटी कम्युनिस्ट सेमिनार, ये भी हो सकता है. नेक्स्ट इज होल्डिंग प्रो डेमोक्रेसी रैलीज. तो डेमोक्रेसी का तो वहां कोई था ही नहीं, तो डी ऑप्शन करेक्ट है. ये भी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है और डी उनकी आइडियोलॉजी में नहीं था. नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मुस्लिम लीग. तो ये तो सिंपल एनालिसिस है, आपने सारे ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हुए हैं मुस्लिम लीग के. अब आप देख सकते हैं कौन सा नहीं है. टू प्रमोट अमंग मुस्लिम्स ऑफ इंडिया सपोर्ट फॉर द ब्रिटिश, इसलिए तो बनाया गया था, ऑब्जेक्टिव था. नेक्स्ट इज टू प्रमोट कल्चरल एंड सोशल इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग मुस्लिम्स. तो ये हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा क्योंकि ऑड वन यही है, कल्चरल एंड सोशल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए उस समय नहीं बनाया गया था. नेक्स्ट इज टू प्रोटेक्ट एंड एडवांस पॉलिटिकल राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम, टू प्रेजेंट द नीड्स एंड डिमांड ऑफ द मुस्लिम टू द गवर्नमेंट. तो एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन है. बी ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस केस. Next question is your school is organized a poster making competition on the topic education empowerment for girls in India. तो which of the following leader would most likely be part of this poster? तो आप किसके बारे में बनाएंगे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी और ज्योतिबा फुले. तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, ज्योतिबा फुले. आपको पता है उन्होंने विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत कुछ किया था. तो ये भी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है. Read the description and identify the person. He established the forward block and coined the slogan Delhi चलो. कोई ना कोई स्लोगन पेपर्स में जरूर पूछे जाते हैं, तो इसमें स्लोगन दिल्ली चलो किसने दिया था? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस. बी ऑप्शन इज करेक्ट, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी. अदर ऑप्शंस गिवन. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ दिस कार्टून. कंट्रीज के नाम दिए गए हैं चाइना, जापान, रशिया एंड ब्रिटेन. और वीटो पावर, तो वीटो पावर आपको पता है नेगेटिव पावर होती है, नेगेटिव वोट ऑफ परमानेंट मेंबर. तो परमानेंट मेंबर हम किसकी बात कर रहे हैं? सिक्योरिटी काउंसिल की. 5 परमानेंट मेंबर्स आर चाइना, फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. बट जापान का नाम इसमें नहीं है, परमानेंट में नहीं है. तो बी ऑप्शन इज करेक्ट. जापान इसमें नहीं आ सकता, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट. चाइना, रशिया एंड ब्रिटेन इसके परमानेंट मेंबर्स हैं. Next is identify the cities most affected by American action in World
वर्ल्ड वॉर 2। क्या था वो लास्ट एक्शन? बॉम्बिंग। तो रोम और बर्लिन, टोक्यो एंड बर्लिन, हिरोशिमा एंड नागासाकी, टोक्यो, रोम, ये तो सबको वैसे ही रिकॉल है ही है। हिरोशिमा नागासाकी पे इसका इम्पैक्ट आया था, यही सिटीज मोस्टली इफेक्ट हुए थे। लास्ट एमसीक्यू इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज डिस्क्राइब्स द नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी नैम। तो आपको किससे डिस्क्रिप्शन अच्छी मिल रही है? तो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। ए इज कंट्री फॉर्म अ मिलिट्री अलायंस ओनली विद द यूनाइटेड स्टेट्स। A country maintains relations with both factions during the Cold War and does not take side. अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की साइड ही ले रहे हैं तो फिर नाम कैसा? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कैसा? तो यहाँ पर तो नहीं हो सकता। बी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि हम रिलेशंस दोनों फैक्शंस के साथ ले रहे हैं ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर और हम किसी की भी पर्टिकुलर साइड नहीं ले रहे हैं। अदर पार्ट्स ऑफ कंट्रीज ए पार्ट ऑफ रिलीजियस मूवमेंट का तो इसमें है ही नहीं है। कंट्री अलायंस विद सोवियत यूनियन एंड तो सेकंड के साथ आप ज्वाइन कर रहे हो वो भी नहीं है। तो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। Question number 2 in compulsory section is read the extract given below and answer the question which follows. Congress members adjournment motion disallowed. The notice along with another move demanding a discussion on China was disallowed in the Lok Sabha. The Times of India से ये लिया गया extract. Who can allow or disallow the above motion? कौन कह सकता है कि adjournment motion होना है या disallow कर सकता है? And what does this motion mean? तो स्पीकर ऑफ लोकसभा, उसी की पावर्स में आपने पढ़ा हुआ है कि मोशन को स्टार्ट करना या बंद करना। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा का पावर है। व्हाट डज दिस मोशन मीन? इट मीन्स टू गिव अप द बिजनेस ऑफ हाउस एंड टेक अप अ मैटर ऑफ अर्जेंट इंपॉर्टेंस। एडजॉर्नमेंट मोशन में हम यही पढ़ते हैं, टू ले असाइड ऑल अदर बिजनेस की बाकी सब चीजें साइड में रख देंगे। वी विल डिस्कस अ मैटर ऑफ अर्जेंट इंपॉर्टेंस। तो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड वेरी सिंपल क्वेश्चन है। Next is which category of power is being exercised by the president in the following? Approval of bills. अगर president bill approve कर रहा है, it means ये legislative power of president है, क्योंकि कानून से जुड़ी है। Legislative means जो कानून से जुड़ी है। Appointment of the Supreme Court judges को appoint किया जा रहा है। जितने भी appointments हैं, these are executive powers of the president। तो ये भी अगर आपको याद है आप easily recall कर सकते हैं। Third part is, imagine you were an artisan in the year 1856. Mention only two ways in which the economic policies of British would have affected you. आपको पता है कि 1857 में क्या हुआ था, आपका फर्स्ट ही चैप्टर है। तो उस समय अगर आप आर्टिजन हो, इसमें अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, पॉइंट्स तो वही हैं बट आपको अपने ऊपर लेकर लिखने हैं। तो लॉज ऑफ लाइवलीहुड, आपका काम खत्म हो गया, स्पिनिंग एंड वीविंग स्टॉप हो गई, हैवी टैक्सेशन, कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड गुड्स, लॉस ऑफ पैट्रोनेज, क्योंकि पैट्रन्स ही नहीं है, वही ब्रिटिशर्स ने नहीं छोड़े पैट्रन्स जो आपसे खरीद रहे थे सामान, वही नहीं, तो अब सामान किसके लिए बनाओगे? रूलर्स नहीं है, जमींदार्स नहीं है। अनअवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, एनी अदर रेलेवेंट पॉइंट, तो ये सारे आप लिख सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट इज गिव टू रीजंस फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ माउंटबेटन प्लान बाय द कांग्रेस। इट वाज द ओनली सॉल्यूशन टू द कम्युनल प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। उनको ये लगता था कि इस समय और कुछ बचा ही नहीं है हमारे पास सॉल्यूशन। द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद द लीग इन द इंटरिम गवर्नमेंट हैड कन्विंस्ड द कांग्रेस दैट इट इज इम्पॉसिबल टू हैव अ जॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि मुस्लिम लीग उनको काम करने ही नहीं दे रही है। लीग हैड जॉइंड द गवर्नमेंट टू ऑब्स्ट्रक्ट एंड नॉट टू कोऑपरेट। The only alternative to partition was a weak center. A smaller India with a strong authority was better than a bigger state with a weak center. Any further continuation of British rule would mean a greater calamity for India. Any further delay in transfer of power could lead to a civil war. Partition would rid the constitution of separate electorates and other undemocratic procedures. तो इनमें से कोई से भी 2 points आप इसके अंदर दे सकते हैं। नेक्स्ट इज मेंशन एनी टू लीडर्स ऑफ एसेटिव नेशनलिस्ट। तो लाल बाल पाल तीनों में से कोई भी आप दे सकते हैं, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल एंड बाल गंगाधर तिलक। एनी टू यू कैन राइट हियर। मेंशन एनी टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लीग ऑफ नेशन। तो लीग ऑफ नेशन क्यों बनाई गई थी? स्टेट्स वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंटरिंग इनटू सीक्रेट ट्रीटीज एंड अलायंसेस, ना किए जा सके, कुड नॉट मेंटेन ह्यूज आर्मीज, ना बनाए, had to respect each other's independence, had to refer their mutual disputes if any to the league, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम लीग के पास जाएंगे, had to take necessary action as directed by the league, had to promote cultural, social, economic cooperation. All these answers are correct. Any 2 points you have to write there. आपको पता है लीग ऑफ नेशन फेलियर के रीजन आएंगे तो आपको बाकी सारे लिखने होंगे। अभी सिर्फ आपको पूछा गया कि ऑब्जेक्टिव्स क्या, मींस बनाई क्यों गई थी। Last part from section A is name the two alliances formed in Europe before the beginning of the First World War. Means किसमें हुआ था? तो फिर ट्रिपल एंटिटी एंड ट्रिपल अलायंस आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि 2 मार्क्स क्वेश्चन है, वैसे तो रिकॉल करोगे वैसे ही आता है आपको ये। Now, as you know, the paper pattern remains same here. In section A, 3 questions. Out of these 3 questions from civics, you have to attempt only 2 questions.
फर्स्ट इज फ्रॉम यूनियन लेजिस्लेचर, सेकंड इज आपका आ जाएगा प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट, और थर्ड आपका आ जाएगा जुडिशरी। तो ये इसमें से आपके पास चॉइस होगी। लास्ट ईयर में मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए थे पेपर के लिए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वीडियो, और वो बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आए भी थे। कई स्टूडेंट्स को लिख दिया था मैम आपने पेपर देखा हुआ था, ऐसा कुछ भी नहीं था, मैंने अपने एक्सपीरियंस से बनाए थे। एंड दिस ईयर आई विल ऑल्सो ट्राई टू मेक सिमिलर पैटर्न आपके सामने रख पाऊँ, ताकि आपका भी वो पेपर में काम आ पाए। लेकिन तब तक आपने सिलेबस के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियरली करना है। अब आप इसमें देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो यूनियन लेजिस्लेचर का आ रहा है। क्वेश्चन में लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा, तो आप कोई भी 2-3 पॉइंट्स ले सकते हैं। इसके अंदर 3 पॉइंट है तो 3 एनालिसिस बेस्ड आपको पॉइंट्स लेने हैं। जैसे आपका पता है आपको लोकसभा पावरफुल क्यों है, मनी बिल के केस में हो गया, अमेंडमेंट के केस में हो गया, और इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ज्यादा होने की वजह से इन्हीं का डिसीजन प्रिवेल किया जाता है। तो ऐसे 3 पॉइंट्स आप कोई भी चूज कर सकते हैं। राज्यसभा एडजॉर्न्ड साइन डाई ओवरऑल प्रोडक्टिविटी एट 79%, तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम, 79% पे आ गया, ये दिया गया हु कैन एडजॉर्न द अबव सेशन। अब इसको राज्यसभा है तो राज्यसभा को एडजॉर्न कौन करेगा, राज्यसभा में वो पोजीशन जो लोकसभा में स्पीकर की होती है, राज्यसभा में किसकी होती है, चेयरपर्सन। चेयरपर्सन यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर उसको एडजॉर्न करने की पावर सिर्फ चेयरमैन और द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास दी गई है। एक्सप्लेन द कॉम्पोजिशन ऑफ दिस हाउस, तो राज्यसभा की कॉम्पोजिशन आपको पता ही है, 250 मेंबर्स होते हैं, 238 स्टेट्स के होते हैं, 12 मेंबर्स जो है वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। मेंशन ओनली 4 लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ पार्लियामेंट, तो ये तो आप इजीली रिकॉल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका प्रेसिडेंट का आ रहा है, ये इसमें चेंज आता है, कभी प्रेसिडेंट का होता है, कभी प्राइम मिनिस्टर का होता है। तो इस ईयर जैसे प्राइम मिनिस्टर का आया, तो आपको इस बार के लिए प्रेसिडेंट ही ज्यादा अच्छे से करना चाहिए 2025 के लिए। प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री एज वेल एज द कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। With reference to this, the president is the nominal head of the country and cannot act independently. Mention any 3 legislative powers of president which justifies their nominal composition. तो understanding based simple question है, आपको legislative power में से कोई 3 powers देनी है। Mention any 3 financial power of president, तो financial देनी है। Procedure of the impeachment of president, को कैसे impeach किया जाता है, तो पूरा ही president based है, तो इसमें आपको इस बार के लिए president के लिए ये तीनों questions बहुत अच्छे से करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 जुडिशरी होगा, इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम जुडिशियल अथॉरिटी एंड द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है। हु अपॉइंट द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, तो एनी 3 पॉइंट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के लिए देने हैं। क्वालिफिकेशन देनी है, रिक्वायर्ड फॉर द पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिवाइजरी एंड एडवाइजरी जुरिसडिक्शन। Coming to section B in short, attempt any 3 questions from this section, तो आपको 5 questions दिए गए हैं हिस्ट्री में और कंटेम्प्रेरी वर्ड मिला करके। कंटेम्प्रेरी के 2 questions होते हैं, हिस्ट्री के 3 questions होते हैं, उनसे टोटल आपको 3 करने हैं, तो आप कोई भी 3 अच्छे से ले सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए चॉइस। पार्ट 1 के लिए तो आपको सब कुछ करना ही है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका 1857 एज यूजुअल जैसे कि होता ही है, मेजर अपराइजिंग है। ब्रिटिश यूज मैनी पॉलिसीज ऑफ एक्सपेंशन, मेंशन एनी 3 सच पॉलिसीज, तो आपको एक्सपेंशन पॉलिसीज मेंशन करनी है 3 मार्क के लिए। फेलियर ऑफ द रिवोल्ट इम्पैक्ट द मुगल्स एंड पेशवास, तो वो आपको पता ही है। इसमें इंडियन आर्मी वाज रीऑर्गेनाइज्ड आफ्टर 1858, तो कॉन्सिक्वेंसेस से रिलेटेड है, तो पूरा क्वेश्चन 1857 बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 7 नेशनलिज्म रेफर टू द फीलिंग ऑफ वननेस दैट इमर्जेस व्हेन पीपल कंसीडर देमसेल्व्स एज वन नेशन with reference to the growth of nationalism, यानी कि आपके चैप्टर नंबर 2 है हिस्ट्री का। आंसर द फॉलोइंग, नेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस, प्रेसिडेंट कौन थे कांग्रेस के, WC बनर्जी, एंड मेंशन एनी 2 ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स, तो ऑब्जेक्टिव्स देने हैं। प्रेस प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ प्रेस देना है, यानी 3 पॉइंट्स। लॉर्ड लिटन रिप्रेसिव पॉलिसीज, बहुत सिंपल क्वेश्चंस लिए गए हैं, ये मैंने रिटर्न में भी अपनी वीडियो में कवर किए हैं। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन इस पेपर से मैच कर रहे हैं, तो उससे मैंने पूरे आंसर साइड में लिख के टाइप भी किए हुए हैं, अगर आपको वहां से देखना है तो आप वहां से भी देख सकते हो, क्योंकि वो मैंने पूरे डिटेल में आंसर्स लिखे हुए हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, the march which took place in India was led by Mohandas Gandhi to protest British rule in India. During the march, thousands of Indians followed Gandhi from his religious retreat. तो आपको समझ ही आ गया होगा, अरेबियन सी कोस्ट से स्टार्ट करें, इट मींस की दांडी मार्च के बारे में बात हो रही है। Name the march being discussed above. Which movement did this march led to? क्यों किया गया था? In which year was that movement launched? आपको पता है ये कब हुआ था लॉन्च, किसके लिए है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए। The movement which began with this march made a considerable impact on the social and political surrounding of the country. Analyze this statement by mentioning any 3 impacts and mention 4 clauses of the Gandhi-Irwin Pact, जो second round table conference civil disobedience को रोकने के लिए किया गया था, Gandhi-Irwin Pact. Next is question number 9, picture study based question है, incident depicted in the cartoon. ये आपको पता ही है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इमीडिएट कॉज दिखाया गया है। 3 point to analyze how Europe was rearranged as a consequence of the war caused by this incident.
तो ये आपको दिखाना है, 3 पॉइंट्स लिखने हैं इसमें आफ्टर इफेक्ट्स के रीअरेंजमेंट के लिए। जर्मन्स डिस्क्राइब द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स एज हार्श एंड, तो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के बिना तो कोई क्वेश्चन बनता ही, कोई क्वेश्चन पेपर बना ही नहीं है, चाहे उसके कुछ भी पूछा जाएगा क्योंकि दोनों चैप्टर्स में कवर होता है, तो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स आता ही आता है। एनालिसिस बेस्ड सिंपल क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 यूनाइटेड नेशंस से लिया गया है। व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, फंक्शंस ऑफ जनरल असेंबली एंड गुजरात फॉर्म गरबा डांस रिसीव द, कल्चर के साथ रिलेटेड हो गया, तो एप्लीकेशन एंड रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस तरह से आपके पास ये क्वेश्चन पेपर का पैटर्न दिया गया है। सेम सिमिलर पैटर्न ही आपका लास्ट ईयर का है, तो आप लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उससे लास्ट ईयर का भी क्वेश्चन पेपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। विद दिस आई कंक्लूड माय टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैंने आपके साथ पेपर का पैटर्न सिर्फ इसलिए डिस्कस किया है ताकि आपको स्पेसिफिक पेपर का पैटर्न अपने पेपर के अकॉर्डिंगली समझ में आ जाएगा। चैप्टर्स तो हमने सारे करने हैं, मैंने चैप्टर्स रिवील कर दिए कि कौन कौन से क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से आते हैं। फिर भी हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की एक वीडियो पेपर के टाइम पे बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक आप पूरा सब्जेक्ट अच्छे से समझ के थॉरली रिकॉल कीजिए, लर्न कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए, एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए एंड शेयर करना मत भूलिए मेरी वीडियो को। Thank you.